हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप वैली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस आप समझ ही सकते हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ यूज टू मेज़र द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेज़र करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है? पास्कल यूज़ किया जाता है, क्यूरी यूज़ किया जाता है, डेसिबल यूज़ किया जाता है या फिर जूल यूज़ किया जाता है? और ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेज़र करने के लिए डेसिबल का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम स्मॉल डी और कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग द साउंड इज़। तो साउंड को मेज़र करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए भी डेसिबल ही यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो किस इकाई का उपयोग पदार्थ की मात्रा मापने के लिए किया जाता है? वो लक्स है, मोल है, टेस्ला है या फिर जूल है? तो मोल को यूज़ किया जाता है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है? तो ये वेबर होता है, जिसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अभी हम लोग पीछे देखे ही थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज़। तो वेट का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है, न्यूटन होता है, ग्राम होता है या फिर डाइन होता है? तो यहाँ पे वेट का मतलब वज़न नहीं है जो हम लोग किलोग्राम में मेज़र करते हैं। यहाँ पे वेट का मतलब फोर्स है, तो फोर्स के लिए हम लोग न्यूटन एसआई यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। किलोग्राम जो है वो मास के लिए यूज़ होता है, वेट के लिए हम लोग न्यूटन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये क्वेश्चन शायद दोबारा से रिपीट हो गया है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। वैसे इसका आंसर मोल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओम इज़ यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। तो ओम जो है वो किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? तो ओम जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, जिसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, या फिर किलोग्राम मीटर सेकेंड होता है, या फिर किलोग्राम मीटर सेकेंड पे पावर -2 होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हम लोग का होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो इसलिए होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो मास के लिए हम लोग किलोग्राम यूज़ करते हैं और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो ये एम्पेयर होता है, इसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री इज़ यूज, ठीक है। उद्योग में शक्ति की इकाई है, तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? किलोवाट होता है, वॉट होता है, जूल होता है या हॉर्स पावर होता है? तो वो हॉर्स पावर होता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? अभी हम लोग जो देखे थे पिछले क्वेश्चन में, तो वो इलेक्ट्रिक करंट था, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। विच यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी। कौन सा, किस इकाई को ऊर्जा की इकाई के बराबर माना जाता है? पावर को माना जाता है, डेंसिटी को माना जाता है, वर्क को माना जाता है या फिर फोर्स को माना जाता है? तो वर्क को माना जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, अभी हम लोग पीछे ही देखे थे जिसमें ये पूछा गया था कि ओम जो है किसका एसआई यूनिट है, तो रेजिस्टेंस का, और यहाँ उसी को अपोजिट करके पूछ लिया है तो यहाँ ओम होगा। एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर सेकेंड जो है वो किसका यूनिट है, तो ये चार्ज का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली गिव्स मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन, तो इनमें से कौन सा है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन नहीं देता है। मोमेंटम है, डिस्प्लेसमेंट है, वर्क है या फिर फोर्स है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है या फिर वेलोसिटी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेलोसिटी, यानी कि वेग जिसको हिंदी में कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है या फिर फोर्स कहा जाता है, तो एनर्जी कहा जाता है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू द वर्क एनर्जी कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन द, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता निम्न में से किन पर निर्भर करती है। मास एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन, स्टेट एंड कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसमें हो जाएगा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, वर्क कहते हैं या फिर बर्डन कहते हैं, तो इसको हम लोग वर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट नॉट मूविंग आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स देन वी से दैट, यदि बल लगाने के बाद वस्तु नहीं हिलती तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर हैज़ यूज्ड, वर्क हैज़ डन, मिनिमम पावर हैज़ यूज्ड, एनी वर्क हैज़ नॉट डन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कोई भी कार्य नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखेंगे। इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, तो इनमें से कौन सा है जो केमिकल चेंज नहीं है। बेकिंग एन एग, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, बेकिंग अ केक, रोटिंग अ बनाना, तो इसका यानी कि अंडे को पकाना, बर्फ़ का पिघलाना, केक पकाना, केले का सड़ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। ये केमिकल चेंज नहीं होता है क्योंकि हम लोग पानी को फिर से आइस क्यूब में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर और रस्टिंग ऑफ आयरन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, ये केमिकल चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, डिजॉल्व सैंड इन वाटर, डिजॉल्व शुगर इन वाटर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी दूध का दही में परिवर्तन होना, ये जो है केमिकल चेंज हो। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग जो जिसमें गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो गैस से पहले लिक्विड नहीं बनता है, डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है, तो उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं या एवेपोरेशन कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डिपोजिशन, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द रूल ऑफ कांस्टेंट रेशियो वाज गिवन बाय, नियत अनुपात का नियम किसने दिया था। जॉन डाल्टन ने दिया था, जोसेफ ने दिया था, एंटोनी लेवोजियर ने दिया था या जोन्स जैकब ने दिया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जोसेफ एल प्राउस्ट, इन्होंने ही द रूल ऑफ कांस्टेंट रेशियो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 नंबर 7, विच लॉ स्टेट्स दैट मास कान बी प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन,
तो कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ एनर्जी कन्वर्सेशन या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो? अभी हम लोगों ने देखा था, तो इसका सही होगा आंसर जोसेफ प्राउस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑल सैंपल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन अ मास रेशियो ऑफ 3:8, दिस एग्रीज विथ विच लॉ? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन 3:3:8 के द्रव्यमान अनुपात में होते हैं। यह किस नियम के अनुसार है? तो ये जो हमारा है, ये हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन नियम के अनुसार है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, डाल्टन्स थ्योरी वाज बेस्ड ऑन विच रूल? तो डाल्टन्स थ्योरी जो है किस नियम पर आधारित है? फिक्स्ड रेशियो, केमिकल कॉम्बिनेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर मास कंजर्वेशन पे? तो डाल्टन्स थ्योरी जो है वो फिक्स्ड रेशियो नियम पर आधारित है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।